हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते बढ़िया होंगे। आप लोगों का एस्पेक्ट विजन में स्वागत है। अभी जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एफओई का जो क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे। हर एक क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से थोड़ा कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, और हमको ये पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन का प्रकार क्या है, किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन सर्किट, है ना। नीचे में एक्टिव एलिमेंट कौन सा है जो सर्किट में होता है। तो देखिएगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? ऐसा एलिमेंट जो कि एनर्जी को जनरेट करता है। द एलिमेंट विच इज जनरेट energy is called active element. That means resistance is not active element because they cannot generate energy. Okay, नेक्स्ट है इंडक्टेंस, ये भी उसी का ग्रुप है। कैपेसिटेंस, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये तीनों मिलकर के एनर्जी को जनरेट नहीं कर पाता है। दैट मीन्स हम कोई भी एनर्जी को जनरेट करेंगे तो रेजिस्टेंस से या इंडक्टेंस से या कैपेसिटेंस से एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते हैं। बट रेजिस्टेंस इज पावर डेसिपेटिंग या एनर्जी डेसिपेटिंग डिवाइस। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज क्या बोलते हैं उसको, पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस, और बोल सकते हैं पावर को ये एब्जॉर्ब करता है और ये पावर को गेन भी कराता है। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में पावर को बढ़ाता है, जबकि इंडक्टेंस करंट के रूप में करता है। क्लियर है? इसका मतलब है कि ये तीनों आंसर नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्टिव एलिमेंट जो होगा वो कौन होगा? करंट सोर्स होगा, क्योंकि करंट सोर्स जो है वो एक्टिव इसीलिए है क्योंकि ये करंट सोर्स की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स सोर्स जो होगा तो उसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। जो एनर्जी को डेवलप करेगा उसको एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। तो करंट सोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है, सोर्स है तो एनर्जी को डेवलप कर रहा होगा ना। समझ में आ रही बात? अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बोलता है क्या है कि सर्किट हैविंग नाइदर एनी एनर्जी सोर्स नॉर ईएमएफ सोर्स इज कॉल्ड द सर्किट, है ना। जिसके पास ना तो कोई भी सोर्स, चाहे वो करंट सोर्स हो, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, है ना, चाहे वो डिपेंडेंट सोर्स हो या इंडिपेंडेंट सोर्स हो, कोई भी सोर्स जिसमें नहीं होता है ना। नाइदर एनी सोर्स, सोर्स एनर्जी सोर्स, है ना, नाइदर एनी एनर्जी सोर्स, ना तो उसके पास कोई एनर्जी सोर्स है और ना ही नॉर ईएमएफ, है ना, उसके पास ईएमएफ सोर्स है। तो उसको हम लोग देखो, एक्टिव किसको बोलते हैं? जो कि एनर्जी को जनरेट करता है, और पैसिव उसको बोलते हैं जो एनर्जी को जनरेट ही ना करे। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पैसिव एलिमेंट वैसा एलिमेंट होता है जो क्या करता है? एनर्जी को जनरेट नहीं करता, उसमें कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं पाया जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आगे देखिएगा, इसमें है यूनिडायरेक्शनल। तो ऐसा सर्किट जो कि जिसमें कि करंट जो है यूनिलेटरल, सॉरी, या यूनिडायरेक्शनल इसको बोलते हैं। तो यूनिलेटरल क्यों यूनिलेटरल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें करंट एक साइड से जाएगा लेकिन वो दूसरे साइड से आएगा नहीं, इधर से आएगा नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल। अगर यदि दोनों साइड से करंट जा आ सकता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या? बायलेटरल। और पैसिव उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी ना तो ईएमएफ सोर्स हो, ना ही ईएमएफ सोर्स हो, ना ही वोल्टेज सोर्स हो, ना ही एनर्जी सोर्स हो, तो उसको पैसिव। और जिसमें वोल्टेज सोर्स, है ना, और करंट सोर्स, कोई भी एनर्जी का सोर्स हो, उसको हम लोग एक्टिव कहते हैं। इसका मतलब यहां पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पैसिव। सही आंसर क्या हो जाएगा? पैसिव। याद रखिएगा, सही आंसर पैसिव हो जाएगा। ये गलत है, ये भी गलत है। यूनिडायरेक्शनल ट्यूब किसको बोले? जिसमें एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। ऐसा सर्किट जिसमें कि एक ही डायरेक्शन से करंट फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? यूनिडायरेक्शनल। समझ में आ रही बात है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि इन सेमीकंडक्टर द मूवमेंट ऑफ होल्स इज ड्यू टू। अच्छा बताइए कि सेमीकंडक्टर का क्या प्रॉपर्टीज है? सेमीकंडक्टर का ये ना प्रॉपर्टीज है कि जैसे जैसे इसमें हीट मतलब टेम्परेचर अगर यदि बढ़ता है तो वैसे वैसे क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से खाली कर करके भागेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इसमें होल्स बनेगा, मतलब इस जगह होल्स बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स के जगह पे क्या बन जाएगा? होल्स। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो होल्स मूव करेगा।
तो किस बैंड में जाएगा, वो बैलेंस बैंड में जाएगा या कंडक्शन बैंड में। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव करता है वो बैलेंस बैंड में मूव करता है, दैट मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस बैंड हो जाएगा। सही आंसर डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ट्रांजिस्टर। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि नीचे में जो दिया गया है उसमें से ट्रांजिस्टर के बारे में कौन सा सही है। तो देखिएगा इमीटर है ना, क्या पहला बेस रीजन इज लो रेजिस्टिव मटेरियल एंड हैवीली डोप्ड। मेरे प्यारे दोस्तों अगर दी बेस रीजन की बात करेंगे तो बेस रीजन लाइटली डोप्ड होता है ना, रेजिस्टिव होता है लो, सही है, लेकिन कि डोपिंग जो करते हैं, डोपिंग किसको बोलते हैं, तो ऐसा याद रखिएगा डोपिंग किसको बोलते हैं, जब किसी भी सेमीकंडक्टर में, जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योर सेमीकंडक्टर को मिला दिया जाता है तो उसमें क्या बन जाता है मेरा, उसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो बेस रीजन लाइटली डोप्ड होता है ना कि हैवीली डोप्ड होता है। क्लियर है, आगे बढ़े, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है। कलेक्टर रीजन इज हाईली हायर कंडक्टिविटी देन इमीटर, है ना। कलेक्टर का रीजन जो है वो कंडक्टिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इमीटर। क्या ये सही है, नहीं, ये भी सही नहीं है, बिकॉज हम बोल सकते हैं इमीटर में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पाया जाता है क्योंकि हैवीली डोप्ड रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हैवीली डोप्ड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो कंडक्शन भी ज्यादा। क्लियर है, आगे देखिएगा इमीटर रीजन ही हाई रेजिस्टिव, ये तो गलत बात है ना। रेजिस्टिव हाई होता है लेकिन लाइटली डोप्ड नहीं होता है, हाई रेजिस्टिव होता है लेकिन लाइटली डोप्ड नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एन आइडियल सोर्स वोल्टेज सोर्स शुड हैव, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है उसके पास होता है लार्ज ईएमएफ होता है, स्मॉल ईएमएफ होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें तो ये दोनों की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ईएमएफ तो जनरेट होता है कॉइल में, यहाँ पे सोर्स है वोल्टेज सोर्स, तो ऑब्वियस सी बात ये नहीं होगा। नहीं, अगर दी ईएमएफ होगा तो सेल्स जब मिलते हैं, बहुत सारा सेल मिलता है तब ना ईएमएफ जनरेट होगा, समझ में आ रही बात। तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक जो हम लोग एडवांस जब हम लोग पढ़ेंगे, सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो उस टाइम में हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसका मतलब 5 का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो रेजिस्टेंस होता है, जबकि आइडियल करंट सोर्स में, याद रखिएगा आइडियल करंट सोर्स में, है ना, करंट सोर्स जो होगा उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, या इन्फिनाइट बोल सकते हैं, इसको इन्फिनाइट बोल दिए, ठीक है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली, हम बार बार बोलते थे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है ना, वो क्या होता है, क्या लो गेन एसी एम्पलीफायर है, नहीं भैया, ये गेन तो बहुत बढ़िया देता है इसीलिए तो एम्पलीफायर बना है। हाई गेन ए डीसी एम्पलीफायर, अच्छा ये हाई गेन डीसी में देगा, नहीं, है ना, तो हाई गेन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में देता है, ठीक है ना। तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, हाई गेन ही देता है लेकिन आरसी कपल्ड में देता है, ठीक है, जब आरसी कपलिंग करते हैं रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस दोनों का। क्लियर है, आगे देखिएगा बच्चा लोग, है ना। इन आइडियल ऑप एम्प द फॉलोइंग, आइडियल ऑप एम्प में क्या होता है कि आइडियल ऑप एम्प में मैक्सिमम होता है रेजिस्टेंस, इनपुट आर आई जो होता है, आर आई का मतलब इनपुट रेजिस्टेंस, ए मतलब होता है गेन, है ना, ए मतलब गेन, और आर ओ का मतलब होता है क्या, आउटपुट रेजिस्टेंस। दैट मीन्स जब इनपुट रेजिस्टेंस इनफिनाइट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो के बराबर। दैट मीन्स ए नंबर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देखिएगा क्या है, द आउटपुट ऑफ टू इनपुट और गेट, है ना, आउटपुट जो है वो 2 इनपुट और गेट का जीरो है, ये कब पॉसिबल है। और गेट का अगर दी बुलियन अलजेब्रा लिखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होता है, ए अब प्लस बी, ये ना होता है ना। तो अगर यदि ए को जीरो रखेंगे, बी को जीरो रखेंगे, तभी तो आउटपुट जीरो होगा। अगर दी ए को 1 रखते हैं, बी को जीरो रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये 1 हो जाएगा। इसमें से पलट भी दोगे तो पर भी 1, अगर अच्छा 1 रखोगे तो, अच्छा बोला क्या कि बोथ इनपुट्स आर जीरो, आइदर इनपुट इज जीरो, आइदर का मतलब होता है या तो एक ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा, एक कोई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना, दोनों इनपुट क्या होना चाहिए, जीरो होता है, जीरो होना चाहिए, तभी जो है वो मेरा आउटपुट जीरो होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है कि एन एंड गेट, है ना, कि एक एंड गेट है ना,
ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि एंड गेट के पास क्या होता है, तो एंड गेट का हम जब भी बनाए हैं तो आप लोग जब फिगर आप देखे होंगे एंड गेट का, तो कुछ इस प्रकार का एंड गेट बनाए थे हम लोग, ठीक है। 2 गो स्विच लगाए थे इस तरह करके, लगाए थे क्या, और यहाँ एक बल्ब लगाए थे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो स्विचिंग एक्शन होगा वो किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। इज इक्विवेलेंट टू अ सीरीज स्विचिंग सर्किट। इसमें क्या होगा, इक्विवेलेंट सीरीज सर्किट होगा, जबकि और गेट में क्या होता है, पैरेलल होता है। क्लियर बात समझ में आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 हो गया। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, क्या बोला है अगला क्वेश्चन, थोड़ा देखिएगा कि when a single turn rotates in uniform magnetic field and uniform speed, the induced EMF will be। जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत में क्या करता है, एक क्वाइल रोटेट करता है, तो उसमें क्या होता है ना, एक EMF जो होता है वो किस नेचर का होता है, क्या अल्टरनेटिंग होता है, सही बात है भैया, अल्टरनेटिंग होता है, पल्सेटिंग नहीं होता है, स्टेडी भी नहीं होता है। स्टेडी मतलब एक कांस्टेंट नहीं होता है, पल्सेटिंग मतलब होता है कि जो जिसका डायरेक्शन एक ही में हो, इस तरह बताए थे हम लोग, है ना। जब करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उसको हम लोग पल्सेटिंग कहेंगे, लेकिन वो वेरिएबल नेचर का होता है तो उसको हम लोग पल्सेटिंग कहते हैं। क्लियर बात समझ में आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आगे क्वेश्चन है थोड़ा सा, हाँ देखिए क्वेश्चन तो क्या है, अगला क्वेश्चन भी मस्त है। क्या बोला है कि अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, अगर दी रेजोनेंस का कंडीशन होता है, आरएलसी सर्किट रेजोनेंस में पढ़ाए हुए नहीं, अगर दी रेजोनेंस का कंडीशन होगा प्यारे बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजोनेंस कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिटी। याद रखिएगा इसको, ठीक है। रेजोनेंस आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस उसको कहते हैं, हम बताए हुए हैं कि रेजोनेंस सर्किट उसको कहते हैं कि जिसमें कि 2 गो एल और 2 गो जो है ना स्टोरिंग डिवाइस होगा, मतलब एलसी तो लगा ही होगा, साथ ही साथ एक पावर डिसिपेटिंग डिवाइस अगर दी लगा हो, और तो चूंकि पावर डिसिपेटिंग डिवाइस जो होता है ये दोनों का जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो सिर्फ क्या बचा, रेजिस्टेंस। तो सर्किट कैसा है, रेजिस्टिव, और रेजिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, यूनिटी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या है कि द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई बाय 3 फेज एसी इज बैलेंस आरसी लोड इज। बैलेंस आरसी लोड में इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, तो याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस पावर के लिए बैलेंस आरसी, अगर दी आरसी मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों को मिला दिया जाए, तो इस टाइम में अगर दी इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। आप लोग थ्योरी में भी जाकर के देखिएगा जब इंस्टेंटेनियस पावर आरसी लोड में निकाले होंगे तब, ठीक है। ऐसे यहां पर 3 फेज सप्लाई है, तो 3 फेज सप्लाई में ये क्वेश्चन जो है ना 3 फेज का दे दिया है, पूछना चाहिए इसको सिंगल फेज का, तो दे दिया है 3 फेज का, लेकिन कोई बात नहीं है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द फ्लक्स क्रिएटेड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी एंड ईएमएफ इन। देखो जब प्राइमरी में करंट फ्लो करता है तो इसमें ईएमएफ तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स कट करेगा, यही ईएमएफ जाकर के लिंकअप कर जाता है किसके साथ, दूसरे वाइंडिंग के साथ, मतलब ये इसका जो ईएमएफ है ये जाकर के इसमें लिंक करेगा, तो जैसे ही इसमें लिंक करेगा फ्लक्स जो है वो जाकर के इसमें लिंक करेगा, फ्लक्स ईएमएफ कभी लिंक नहीं करता है, फ्लक्स जैसे ही जाकर के इसमें लिंक करेगा तो ये भी क्वाइल को कट करेगा, और जैसे ही क्वाइल को कट करेगा प्यारे बच्चों तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या होगा, एक प्रकार का ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब दोनों में, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी, दोनों में ही क्या होता है, करंट जो है वो फ्लो करता है, ईएमएफ जनरेट होता है, साथ में करंट भी फ्लो करता है। जो प्राइमरी का लोड होता है उसको हम लोग प्राइमरी लोड कहते हैं, इसमें जो करंट होता है प्राइमरी करंट, इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है उसको प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। क्लियर बात समझ में आई, ठीक है। तो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग सही है, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर में है ना पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू, है ना, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में पावर कैसे होता है, तो बोलता है क्या कि कंडक्शन प्रोसेस ओनली, कंडक्शन होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ट्रांसफॉर्मर में जो भी ट्रांसफॉर्मर होगा तो उसमें केवल क्या होता है कि म्यूचुअल कपलिंग के कारण, जब भी होगा तो म्यूचुअल, है ना, म्यूचुअल कपलिंग होगा तभी ट्रांसफॉर्मर वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर डी होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है ना, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है,
ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ये सबको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि एफओई है बच्चा, एफओई जो है ना ये बहुत अलग टाइप का टॉपिक्स है और वो हम डील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई डेंजर टॉपिक है तभी हम डील कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चंस जो आएंगे इसका बहुत ही अजीब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी को बढ़िया से पढ़िए। थ्योरी तो बनना ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें मेन होता है कि ऑब्जेक्टिव को बनाने का सबसे बड़ी जरिया होता है। अगला वीडियो हम फिर इसी पे बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। एफओई का प्रत्येक यूनिट का हम इतना वीडियो दे देंगे ऑब्जेक्टिव का, लास्ट आपका एफओई का एग्जाम आते आते आप लोगों को पूरा वीडियो इसका मिल जाएगा, ठीक है जी बच्चा। आगे देखिएगा, द आर्मेचर करंट ऑफ सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड। नो लोड में आर्मेचर करंट क्या होता है, जब नो लोड रहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्या होगा अगला, इन इंडक्शन मीटर इसमें मीटर की बात कर रहा है, देख लो, है ना, मीटर नहीं है ये, ठीक है, ये मोटर है। इंडक्शन मीटर भी होता है जो कि हम लोगों का बिजली का बिल आता है, ठीक है ना, उसमें इफ द एयर गैप इज, जिसको हम लोग एनर्जी मीटर कहते हैं, अगर दी एयर गैप बढ़ेगा, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही एयर गैप बढ़ता है ना, एयर गैप बढ़ेगा, है ना, तो एयर गैप किसको बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, मान लेते हैं रोटर है और ये स्टेटर है, ठीक है। अगर यदि इसके बीच का आप एयर गैप बढ़ाइएगा तो फ्लक्स का मान ऑब्वियस सी बात घटेगा सर। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि बीच में फ्लक्स जो है वो ज्यादा क्या करेगा, आर्मेचर रिएक्शन करेगा, और जितना ज्यादा आर्मेचर रिएक्शन करेगा उसमें और प्रॉब्लम होती है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन में हम लोगों को एक टॉपिक आएगा अगले मोटर में, ठीक है, तो वहां पर हम लोगों को ये सब चीज और समझ में आएगी, ठीक है। तो आगे देखिएगा, इन इंडक्शन मोटर द एयर गैप इज इंक्रीज, अगर दी एयर गैप इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्या करेगा, एयर गैप अगर दी इंक्रीज करेगा तो क्या कंडीशन हो सकता है, क्या स्पीड रिड्यूस होगा, नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इफिशियंसी विल इंप्रूव, ये तो गलत बात हो गया। इफिशियंसी कभी बढ़ेगा नहीं। द पावर फैक्टर विल रिड्यूस, है ना, पावर फैक्टर रिड्यूस करेगा, पावर फैक्टर कभी नहीं रिड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि cos फाई बराबर होता है VI, cos फाई, फाई क्या है, फाई क्या है, फ्लक्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, फाई एक एंगल है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, है ना, तो ये रिड्यूस होगा क्या, को पावर फैक्टर PF जो है वो रिड्यूस होगा क्या। तो याद रखिएगा इसमें सही आंसर तो इसका स्पीड घट जाएगा, सॉरी, है ना, इट्स ब्रेक डाउन टॉर्क विल बी रिड्यूस, ऐसा नहीं है ना, स्पीड इसका घट जाएगा, सही आंसर ये होगा, है ना। हम क्या दिमाग लगा रहे हैं आगे, ठीक है। तो सही आंसर मेरा इट्स स्पीड विल रिड्यूस, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, है ना, क्योंकि आगे अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का नहीं है, 20 तो खत्म हो गया ना अब, ठीक है। अगला देखिएगा, आगे क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा, थोड़ा सा और देख लीजिएगा। बोलता है कैन ट्रांजिस्टर कैन अचीव्ड बाय कनेक्टिंग टू बैक डायोड्स, क्या ट्रांजिस्टर को दो डायोड्स को जोड़ने के बाद बन जाएगा, अगर दिन नहीं तो कैसे। देख लो क्वेश्चन का लेवल क्या है ना, इसीलिए बोलते हैं तुम लोग पढ़ाई करोगे तब मजा आएगा, ठीक है। एक्टिव और इनएक्टिव डिवाइस में क्या अंतर है, पेसिव में, ठीक है ना, ये अंतर पूछा हुआ है, इसको आप तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि क्या एक दूसरे के साथ जब जोड़ दिया जाए तो क्या ट्रांजिस्टर जैसा कार्य कर पाएगा, है। दो गो डायोड जोड़ दीजिए इस तरह का, एक डायोड फिर एक डायोड बैक टू बैक इस तरह, क्या ये ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम लोग दो डायोड को जोड़े थे P और N, फिर P NP NP ऐसे ना जोड़े थे, तो दो टो को जोड़ दिए थे तो क्या बना था, NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसका हम ये पूरा क्लियरेंस करवाए हैं, ठीक है। अगर यदि नहीं करवाए हैं तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, अब ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही हायर लेवल का है, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या बोलता है कि व्हाट इज एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या है, ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये कराया हुआ है, इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बनाइएगा अपने घर में, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव डिवाइस, बहुत मस्त क्वेश्चन है ना। एग्जाम्पल भी देने के लिए ये भी हम करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, ड्रॉ हिस्ट्रेसिस लूप और एक्सप्लेन ब्रीफली पार्ट्स ऑन इट्स पार्ट, है ना, कहाँ पर एक और क्वेश्चन होगा इधर, अच्छा
क्वेश्चन छोड़ छोड़ करके भेजा है क्या रे? अच्छा, ड्रॉ हिस्टैरिसीस लूप एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस पार्ट्स ऑन इट। हिस्टैरिसीस लूप को ड्रॉ करना है, नहीं वही BH कर्व है ना, BH कर्व बता दिए है ना, ठीक है। BH कर्व कुछ इस तरह का बताए होंगे है ना, इस तरह करके, ठीक है। तो इसको अगर दिन नहीं बताए होंगे तो करवा देंगे, टेंशन नहीं है, करवा दिए होंगे शायद, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैग्नेटिक सर्किट, एक्सप्लेन द टर्म्स रिलक्टेंस एंड मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये सारा क्लियर हम करवा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक सर्किट किसको बोलते हैं, सब हो गया। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, किस किस पर डिपेंड करता है ईएमएफ, ये भी बता दिए हैं कि उसमें क्या क्या टर्न ज़्यादा होगा तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, ठीक है। क्या फिर है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ई का वैल्यू निकाल दिए थे, है ना, ये पूरा लिखवाया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ये भी कराया हुआ है, डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, 3 फेज का, है ना, करवाया ना। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल फेज कोर ट्रांसफॉर्मर, ये करवाया हुआ है ना। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन आइडियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स विथ नीड, इसका क्या कन्वर्जन होता है ना। आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइडियल करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। आइडियल वाले को हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करंट सोर्स को वोल्टेज में, वोल्टेज सोर्स को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉजिक गेट को डिफाइंस कीजिए, है ना, और 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होता है, उसको लिख लीजिएगा, है ना, करवाया हुआ है। स्टेट द एक्सप्लेन फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्लियर है, ठीक है। डिफाइन द अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर एंड एसी सर्किट, एक्सप्लेन हाउ ट्रू पावर एंड अपरेंट पावर, ये है कि अपरेंट पावर क्या होता है, एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, सब चीज़ बता दी है। अब साथ में साथ इसका तीनों का जो रिलेशन बताए थे वो भी करना था इसमें, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है कि प्रूव द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड इन एनी प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज जीरो, है ना। एक्टिव पावर जो है इंडक्टिव सर्किट में जीरो होता है, ये प्रूव करना, ये हम बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बता दिए हैं एक्टिव, जब आप इंडक्टर पढ़े होंगे तो उसमें एसी सर्किट में आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन डीसी मोटर, है ना, ये नहीं पढ़ाया है, ये डीसी मोटर अभी नहीं पढ़ाया, इसको हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं है, ठीक है, ये भी पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है ठीक है। ड्रॉ द एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक डीसी मोटर, है ना, डीसी सर्किट मोटर, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, इसका 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, 3 होता है जनरली, उसको बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ एन एसी मोटर, है ना। एसी मोटर का प्रिंसिपल ऑपरेशन अभी नहीं करवाया, इसको हम लोग करा देंगे मोटर जब पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर शायद करवा दिए हैं, इंटीग्रेटर भी करवा दिए, ठीक है। इंटीग्रेटर जो कि हम लोग देखे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मैंने क्या कि एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा इस तरह का, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन करना ही सबसे बड़ी बात है। ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन करिएगा तो थ्योरी अपने आप क्लियर होने लगता है। थ्योरी को अगर एक्सप्लेनेशन कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव भी अपने आप, तो इसका मतलब हम दोनों करवा रहे हैं, तो इससे बेटर कौन हो सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगला अपडेट आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।